आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जीत का नया मंत्र दिया। कहा कि डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना ओडिशा। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया। देश में 166 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। मरीजों की संख्या बढ़कर 5800 के करीब पहुंची। 9 राज्यों में भेजी गई कोरोना की 10 स्पेशल टीम। महाराष्ट्र में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए। केवल मुंबई में 143 मरीज। वर्ली का NSCI डूम क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया। उत्तर प्रदेश में बढ़ी कोरोना के मरीजों की तादाद। अब तक 410 मामले सामने आए। जमातियों से जुड़े हैं 221 केस। कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना बिहार का सिवान। एक ही परिवार के 10 लोग संक्रमित। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 51 पहुंची। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी करने वाले को केजरीवाल की 2 टूक। नहीं बर्दाश्त की जाएगी ऐसी हरकत। कहा जान पर खेलकर कर रहे हैं इलाज। लॉकडाउन को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। कई इलाके सील किए गए। जामा मस्जिद एरिया में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैफिक पुलिस वालों से बदसलूकी। लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देने पर कांस्टेबल से भिड़े लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश का आतंकी गिरफ्तार। AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान कोरोना वायरस के स्टेज 3 के कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच चुका है? यानी कि क्या सामाजिक तौर पर पूरे देश भर में कुछ ऐसे बड़े हॉटस्पॉट्स उत्पन्न हो गए हैं जहां पर लोगों को अब कोरोना वायरस से संक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहा है? मतलब कि क्या एक परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं? क्या एक कस्बे में एक जगह पर बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं? जी हां, यह सच्चाई है। क्योंकि अगर बीते 2 दिनों का आंकड़ा आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड हिंदुस्तान की वास्तविकता है। हम ठीक वहीं पर हैं जहां आज से 1.25 महीने पहले इटली और स्पेन थे। यानी कि हमारा हाल क्या वैसा ही होगा जैसा आज इटली और स्पेन का है? महज 4 दिन में 8 राज्यों में दुगने हुए कोरोना संक्रमण के मामले। मुंबई में 12 घंटे में कोरोना के 143 पॉजिटिव केस मिले। गुजरात में आज कोरोना के 55 नए मामले आए। अकेले 50 केस अहमदाबाद में मिले। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत। मरकज से मुंबई लौटे 28 जमाती कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 30 नए केस आए सामने। यूपी में 24 घंटे में 27 नए केस आने से हड़कंप। कोरोना वायरस ने बढ़ाई संक्रमण की रफ्तार। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद सिर्फ 4 दिन में दुगनी हो गई है। महाराष्ट्र का मुंबई कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर बनता दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव मामले करीब 1300 हो चुके हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में 167 नए मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या स्थिर होने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 167 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 143 खुद मुंबई के ही हैं। और महाराष्ट्र सरकार के सामने अब चुनौती भी यही हो गई है कि एक मेगा सिटी मुंबई, जो कि एक घनी आबादी वाली शहर है, उसमें मरीजों की संख्या किस तरीके से नियंत्रण में लाई जाए। दिल्ली में सिर्फ 2 दिन में ही संक्रमण की दर दुगनी देखने को मिली। 2 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 223 थी। 4 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 447 हो गया था। दिल्ली में निजामुद्दीन और शादरा इलाका अब भी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है।
बिहार की बात की जाए तो यहाँ कोरोना पीड़ितों की संख्या में एकाएक इजाफा हुआ है। अकेले सीवान जिले में ही कोरोना के 20 मरीज आ चुके हैं। तो बिहार में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब जो आंकड़ा है बिहार में वो 51 हो गया है, यानी 51। आज सुबह से 10 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं बिहार में कोरोना पॉजिटिव। और ख़ास बात यह है कि कल देर रात नवादा के एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया जो मरकज से जुड़ा हुआ था। उसके बाद नवादा को सील किया गया। सिवान अब बिहार में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव से प्रभावित जिला बना है, जहां पर 20 केस अब तक मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग ने सिवान जिला प्रशासन को अलर्ट किया है। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई हॉट स्पॉट सील कर दिए गए हैं। यूपी के आगरा में आज कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। ताजनगरी आगरा में संकट के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। आगरा में एक साथ आज 19 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं और अब ये संख्या 84 पहुंच गई है। कल ये संख्या 65 थी और आज 84। जाहिर सी बात है कि प्रशासन को और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और यही वजह है कि सरकार ने अहम फैसले लेते हुए आगरा के 22 हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। देश भर में एकाएक कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डराने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर इस इजाफे की वजह क्या है? क्या देश में कम्युनिटी स्प्रेडिंग बढ़ रही है? क्या देश स्टेज 2 पार कर स्टेज 3 के करीब पहुंच गया है? टीम न्यूज़ नेशन। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि हम स्टेज 3 में पूरी तरह से पहुंच चुके हैं और कम्युनिटी स्प्रेड, जिसका खतरा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर मंडरा रहा था, वो आज वास्तविकता है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार स्थिति क्या हो रही है। ये देखिए ग्राफिक के जरिए 30 जनवरी को से लेकर 29 मार्च के बीच में हमारे अपने जो 59 दिनों में जो बढ़ोतरी देखी कोरोना के संक्रमण की, वो सिर्फ 931 संक्रमित मरीज थे। लेकिन उसके बाद 4 दिन 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में यह संख्या दूनी हो गई, 2070 के करीब लोग संक्रमित हो गए। और उसके अगले 2 दिन में यानी कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में 1000 और मरीज जुड़ गए, संक्रमित होते हुए आगे बढ़े। और अब देखिए बीते 5 दिनों में 4 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में अब जो आंकड़ा संक्रमित मरीजों का है वो 5700 का है, यानी तकरीबन 2500 मरीज और जुड़ गए हैं 5 दिन के भीतर। 500 मरीज प्रतिदिन का औसत यह बताता है कि हमारे देश में कम्युनिटी स्प्रेड अब एक सच्चाई है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी सच्चाई, 10 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा कारगर तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां स्थिति लगातार गंभीर होती चली जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं इन राज्यों में किस तरह का प्रबंधन किया जा रहा है। दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस का कहर भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे 10 राज्यों में से 8 में पिछले 2 से 4 दिनों में संक्रमितों की तादाद दोगुनी हो गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच देश के 8 राज्यों में कोरोना ने कहर बरपाया है। 1 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण 0 था, जबकि 8 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 1135 हो गया। यहाँ 72 लोगों की मौत हो चुकी। तमिलनाडु में 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कोरोना के मामले बढ़कर 738 हो गए। यहाँ 8 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। केरल और कर्नाटक को छोड़कर कोरोना संक्रमण केस में टॉप 10 में से 8 राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच दोगुनी हो गई। दिल्ली में 1 मार्च और 8 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 669 हो गई और 9 लोग संक्रमण की वजह से मारे गए। राजस्थान में भी 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमण बढ़कर 381 हो गया। राजस्थान में 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। पंजाब में 1 मार्च को कोरोना केस 0 था, लेकिन 8 अप्रैल तक यहां 101 कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी। 8 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में 8 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक 169 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहाँ 16 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी। मध्य प्रदेश में 1 मार्च को कोरोना केस 0 था, वहीं 8 अप्रैल तक यहाँ कोरोना संक्रमण के 229 मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ 13 लोगों की मौत हो चुकी। देश में कोरोना संक्रमण के बीच एक अजीबोगरीब ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से ज्यादातर पुरुष संक्रमित होते दिख रहे हैं। महिलाओं में पुरुष के मुकाबले कम संक्रमण देखा जा रहा है।
सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर से ही जानकारी सामने आ रही है। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से 76% पुरुषों से जुड़े, वहीं कुल होने वाली मौत में भी 73% पुरुष। चीन में भी कोरोना संक्रमित मरीजों में 51% पुरुष। चीन में कोरोना से होने वाली मौत में पुरुषों का प्रतिशत 64। स्पेन में कोरोना संक्रमित लोगों में 49% पुरुष, वहीं यहाँ मरने वालों में 63% संख्या पुरुषों की। इटली में भी 55% कोरोना संक्रमित पुरुष। इटली में मरने वाले मरीजों में 69% पुरुष। साउथ कोरिया में 40% कोरोना मरीज पुरुष, जबकि यहाँ होने वाली मौत में 53% पुरुष। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जोखिम लेने की आदत, धूम्रपान, शराबखोरी और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना कोरोना के सामने पुरुषों को पस्त कर रहा है। कुछ जानकारों का ये भी दावा है कि महिलाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का पुरुषों से अलग होना उन्हें कोरोना के खिलाफ मजबूत बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जो प्रमुख बात निकल कर आ रही है, जो कि हिंदुस्तान में भी चीरतार्थ हो रही है, कोरोना वायरस से संक्रमित पुरुष मरीज की संख्या कहीं ज्यादा है और पुरुषों की मृत्यु का आंकड़ा भी कहीं ज्यादा है महिलाओं के अनुपात में। यानी कि अगर आप पुरुष हैं और कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल सावधान रखिए, आपके ऊपर मौत मंडरा रही है। दूसरी बड़ी बात महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र ऐसा लगता है कि राज्य बन गया है जो कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र हिंदुस्तान में बन रहा है। खास करके मुंबई, ऐसा लगता है कि मुंबई को काफी लंबे अरसे तक लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी। महालॉकडाउन से कोरोना को भगाने की मुहिम। कोरोना को हराने के लिए सीलिंग के दौरान घरों में कैद रहे दिल्ली के लोग। महालॉकडाउन के दौरान यूपी के 15 शहरों में भी पसरा रहा सन्नाटा। हिंदुस्तान में कोरोना को हराने के लिए पूरा देश 21 दिन के लॉकडाउन मोड में है और दिल्ली यूपी के जिन जगहों पर कोरोना के केस सामने आए हैं उन हॉट स्पॉट एरिया की 15 अप्रैल तक सीलिंग हो चुकी है, जिससे पहले से ही लॉकडाउन झेल रहे इन जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की चौकसी की वजह से महालॉकडाउन के दौरान लोगों की सभी समस्याओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महालॉकडाउन के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा के हॉटस्पॉट एरिया में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा है। वहीं जिन एरिया को सील नहीं किया गया वहां भी लोग घरों की लक्ष्मण रेखा लागने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है और कानून के पालन के साथ लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपसे अपील ये करता हूँ जनता से, जो निर्णय लिया गया है ये आपके हितों का एवं समाज के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। कृपया इस निर्णय को अपना मानते हुए इसका स्वयं भी पालन करें और अन्य से भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन कराएं। जहाँ भी RWA द्वारा इंटरनल डिलीवरी के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ RWA के व्यक्ति को अधिकृत किया गया है। जहाँ वो व्यवस्था नहीं है वहाँ जो भी ऑनलाइन पोर्टल के जो डिलीवरी बॉय होगा आज के लिए उनको ही अधिकृत किया गया। ये बहुत क्लियर है। दिल्ली और नोएडा से महालॉकडाउन के दौरान हर जगह से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट हैं जिन्हें इस वक्त सील किया जा चुका है, जिसमें ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर सदर इलाके की तस्वीर है। ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले इस जगह को सील किया गया था। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने बैरिकेडिंग की गई है और इस वक्त यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि सामने जो आप गली देख रहे हैं इसी गली के ठीक किनारे एक मस्जिद है और उसी मस्जिद में 12 लोग मिले थे जो जमाती बताए गए थे। बाद में जब उनका सैंपल लिया गया तब वे कोरोना पॉजिटिव निकले। हालांकि उसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। यूपी में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी कर दिया है और यूपी में बिना मास्क पहने निकलने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ के सदर बाजार इलाके में तबलीगी जमात से जुड़े कई लोगों के मिलने की वजह से उस हॉट स्पॉट को भी सील कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों की पूरी टीम लगी हुई है। जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम लोग दूध और ब्रेड का सप्लाई दे रहे हैं और हरी सब्जी मेन गेट पर लाके इनको आम पब्लिक को मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मामलों की वजह से दिल्ली के 20 हॉटस्पॉट और यूपी के 15 जिलों में
100 से ज्यादा हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक सील किया जा चुका है और इस दौरान सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के बाजारों में फॉगिंग कर सैनिटाइज किया जा रहा है। कानपुर में भी सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के चेन को इन शहरों में तोड़ा जा सके और हिंदुस्तान से कोरोना को भगाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। हमने आपको दिखाया कैसे राज्य सरकारों ने हॉटस्पॉट यानी कि वो क्षेत्र जिन्हें कोरोना के संक्रमण को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है उन्हें चिन्हित किया है। लेकिन लोगों में एक जबरदस्त तरह का पैनिक है। लोग डर रहे हैं और डर के मारे सरकार की तमाम नियम का पालन नहीं करने के बजाय तोड़ते हुए दिख रहे हैं। यह गलत है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप सरकार की कोशिशों को अगर धत्ता बताते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और अपने पूरे समुदाय, अपने पूरे समाज को कोरोना के संक्रमण से ग्रसित होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। पैनिक बाइंग की ये तस्वीर बुधवार की है, जब दिल्ली और यूपी के हॉटस्पॉट एरिया में सीलिंग का ऐलान किया गया था। किस तरह से यहां सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया गया। 21 दिन के लॉकडाउन से लोग इस तरह घबराए हुए हैं कि एक और सरकारी आदेश की खबर चली नहीं कि लोग थैला लेकर घरों से बाहर निकल आए। और सिर्फ हॉटस्पॉट एरिया में ही नहीं बल्कि उन एरिया के लोग भी बाहर निकलने शुरू हो गए जहां सीलिंग नहीं की गई। हर तरफ पैनिक बाइंग शुरू हो गई। ये तस्वीर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां आप दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लोगों को ये डर सताने लगा कि सीलिंग के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। और इसी वजह से सीलिंग के बाद भी कई हॉटस्पॉट एरिया में लोगों की आवाजाही बनी रही। और जैसे लॉकडाउन में लोग घूम रहे थे, ठीक उसी तरह से लोग महा लॉकडाउन के दौरान भी घूमते नजर आए। रात 12 बजे के बाद से इलाका सील है अगर फाइलों की बात करें तो, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ कुछ भी सीलिंग जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में जो स्थिति थी वही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। चारों तरफ फल सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं वो सड़क किनारे उसी तरीके से हैं जैसा लॉकडाउन में खड़े थे और सामान्य दिनों में खड़े रहते हैं। नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा यहाँ पर कोई भी अभी मतलब पुलिसकर्मी मतलब इस तरह से घूमता हुआ कि हमको बताए कि यहाँ पर ये इसको हॉट स्पॉट जोन बताया गया है और ऐसा सीलिंग का। हम तो जिस तरह से कल भी चल रहा था उसी तरह से हमको भी लग रहा है। तो सेक्टर 2 भी यही है और इसी के बैक साइड में है जहाँ पे कोरोना के मरीज मिले थे। तो जिस तरीके से यहाँ पे सीलिंग होनी चाहिए थी उस तरीके से है नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसे कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है? क्या भीड़ लगाकर कोरोना को भगाया जा सकता है? और क्या ऑर्गेनाइज तरीके से इसे टाला नहीं जा सकता था? क्योंकि जिस कोरोना को हराने के लिए सीलिंग जैसा कड़ा फैसला लिया गया है, इस तरह की पैनिक बाइंग से वो खत्म होने की जगह और ज्यादा फैल सकता है। ऐसे में प्रशासन जो अब काम कर रहा है वो सीलिंग का ऐलान करने से पहले करना चाहिए था। क्या कुछ व्यवस्था है इस वक्त सामान के आने जाने की या आवश्यक चीज़ों की? क्योंकि हॉट स्पॉट है तो सील किया गया है, तो जाहिर तौर पर जो आपूर्ति है वो किस तरीके से हो रही है? एक बड़ा सवाल ये है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि हमें पुलिस एवं प्रशासन से बहुत सहयोग मिल रहा है और जिस दिन से ये कंटेनमेंट ऑर्डर आया है उसके बाद से तुरंत प्रभाव से उन्होंने समुचित व्यवस्था कर रखी है। अभी फल की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था ये प्रशासन के द्वारा ही की गई है और उनके द्वारा ही नंबर भी आ गए हैं, पैम्फलेट लोगों को चले गए हैं कि इस यहाँ फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप सामान मंगा सकते हैं। न्यूज़ नेशन भी सीलिंग एरिया के लोगों को ये बताना चाहता है कि वो सीलिंग से घबराए नहीं और अपने घरों के अंदर रहकर कोरोना के खिलाफ जंग को सफल बनाए, क्योंकि सरकार के एडवाइजरी में ये साफ साफ लिखा है कि सीलिंग के दौरान लोगों की जरूरत का हर सामान उन्हें घर में ही मिलेगा। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी और इसके लिए हर एरिया के दुकानों की लिस्ट और फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। वहीं लोग ऑनलाइन भी जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। और लोगों को ये समझना होगा कि सीलिंग इस वजह से की गई है क्योंकि इस दौरान हॉटस्पॉट एरिया को सैनिटाइज कर कोरोना के संभावित खतरे को खत्म किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोएडा में ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू भी हो चुका है। इस तरह से हर हॉटस्पॉट एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। ऐसे में आपका घरों से बाहर निकलना और पैनिक बाइंग करना कोरोना के खिलाफ मुहिम को कमजोर कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही हैं और लोग भी अधिकतर बहुताय लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकारी नियमों का पालन करने के लिए। लेकिन कुछ एक लोग हैं, कुछ एक सिरफिरे जो आज भी कोरोना के संक्रमण के दौर में उन लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं जो उनकी भलाई में लगे हैं। चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, तबलीगी जमात से जुड़े लोग आज भी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे।
अफसोस कि ये किंतु विमूढ़ता, मूर्खता या इससे भी ज्यादा जाहिलपन के अलावा और क्या कहा जाए। लाइलाज बीमार बन चुके जमात ने शहर शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बना दिए हैं और कोरोना खतरे के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर कैसे सुधरेंगे तबलीगी के बिगड़ैल जमाती। सबसे बड़ा सिर दर्द तबलीगी जमात को लेकर है। जमात के वो लोग जिनकी शिनाख्त हो गई, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, इसके बावजूद कई ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि अपने क्वारंटीन से बाहर निकल गए हैं और उनके खिलाफ पूरे राज्य भर में अब तक 15 FIR दर्ज हो चुके हैं, जो कि 161 लोगों के खिलाफ हैं जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। तो ये सारी तैयारियां बताती हैं कि प्रशासन किस तरीके से अब मुस्तैद हो चुका है उन लोगों के खिलाफ जो कानून का माखौल उड़ा रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश के लिए निजामुद्दीन के मरकज से लौटे मरकज के जमाती सिरदर्द बन गए हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार ने छिपे हुए जमातियों को बाहर आने का अल्टीमेटम दे दिया है। साफ तौर पर जमातियों को कहा था कि कल यानी कि 8 तारीख शाम 5 बजे तक जो भी जमात में गया है वो सामने आए, अगर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं जमातियों ने हरियाणा का जो आंकड़ा का ग्राफ है उसको काफी बढ़ा दिया है। जमात की वजह से देश में कोरोना भयावह बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जमात के लोग समझने को तैयार नहीं है। मिन्नतें, सख्ती और कार्रवाई के बाद भी जमाती सामने नहीं आ रहे, जिसके कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के करीब 5,800 मामले सामने आए हैं, जिसमें से मरकज से जुड़े लोगों की तादाद 1,500 से ज्यादा है। मरकज से लौटे जमाती किस कदर देश के लिए खतरनाक साबित हुए हैं, उसे दिल्ली के इन आंकड़ों से और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो 94 केस आए हैं, वो सभी तबलीगी जमात से कनेक्टेड हैं और जमात जाने वाले 70 से 75% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 670 केस सामने आए हैं, जिसमें से 426 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अभी पॉजिटिव 669 केसेस पॉजिटिव हैं और जिसमें से मरकज के 426 हैं और बाकी बचे हैं वो बाकी लेके हैं। दिल्ली की तरह ही यूपी में भी कोरोना फैलने की बड़ी वजह जमात ही है। यूपी में कोरोना के 410 में से 221 मरीज तबलीगी जमात के हैं, तो आगरा में कोरोना के जो 19 मामले सामने आए हैं, उनमें से 5 निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमाती बताए जा रहे हैं, जबकि आगरा में 84 मरीजों में से आधे से ज्यादा यानी 43 जमाती हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे हिंदुस्तान में ही हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों से तमाम जगहों पर लोग रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु की यह तस्वीर, जहां आप देखेंगे कि कैसे मणिपुर के कुछ लोगों को विदेशी नागरिक करार देकर बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें माना जा रहा है कि वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि चीनी नागरिक हैं। जनाब, ये हमारे देश के हिस्सा हैं, ये हमारे दिल हैं। आप इनके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये नस्ल भेदी हिंदुस्तान की परंपरा और परिपाटी तो कभी नहीं थी। तो इंडिया है तो क्या है? इंडिया क्या है? रेसिज्म क्या है? नो इंटरेस्ट। They don't want to allow us. Want to buy some groceries, some vegetables. You are coming from? Manipur. We stay just here in Monastery. చెప్పండి సార్ ఎంట్రీ లేదని చెప్పాడు 900 दिस इज 900 या आईडी कार्ड है नहीं है भैया एंट्री नहीं है बोल रहा हूँ ना साहब क्यों एंट्री नहीं है हाँ आओ भाई आओ भैया क्यों एंट्री नहीं है प्रॉब्लम क्या है ये सिचुएशन प्रॉब्लम है ना सिचुएशन तो मालूम है लेकिन हम लोग कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नहीं है बॉस कहाँ मैनेजर लंच को गया कुछ नहीं बोलेगा इंडिया तो इंडिया है। कोरोना संकट के बीच इस तरह के भेदभाव की तस्वीरें तकलीफ देने वाली हैं। वीडियो हैदराबाद के सुपरमार्केट का है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुपरमार्केट में एंट्री से रोक दिया गया। वजह बताई गई कि आपकी सूरत विदेशियों जैसी है, खासकर चीन के लोगों से मिलती जुलती है। क्यों एंट्री नहीं है? नस्लवाद का ये मामला चौंकाने वाला है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किया है। पहले आपको पूरा वाकया समझाते हैं। वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के 2 युवकों को सुपरमार्केट मैनेजर और सुरक्षा गार्ड के जरिए एंट्री करने से रोक दिया गया। मणिपुर के दोनों लोग इस हफ्ते की शुरुआत में राचकोंडा कमिश्नर जोन के तहत आने वाले वनस्थलीपुरम में एक किराना मार्ट में गए थे।
वीडियो में गार्ड के साथ दो लोगों की बहस साफ सुनाई दे रही है। वीडियो में दोनों लड़कों को अपने आधार कार्ड के बारे में बताते सुना जा सकता है। ये लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर खुद को भारतीय साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब गृह मंत्रालय ने संजीदगी दिखाई है। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए तेलंगाना डीजीपी को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं की जानकारी देने की भी अपील की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मणिपुर के लड़कों से जुड़े इस वाकये की जानकारी ली है, साथ ही मदद और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले मार्च में अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की ने भी हैदराबाद में नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया था। उस वक्त लड़की को कोरोना वायरस कहा गया था। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों ने भी दूसरे छात्रों पर नस्लीय भेदभाव के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। यहाँ भी कारण कोरोना ही था। हालांकि इस मामले में पुलिस भी अब संजीदा हो रही है। यूपी और दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से भेदभाव पर सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए 1093 हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की है। साफ है, नॉर्थ ईस्ट या फिर किसी भी राज्य, धर्म और पंथ के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव गलत है। इससे कोरोना के खिलाफ हमारी जंग कमजोर पड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन। मणिपुर के दो युवकों के साथ इस दुर्व्यवहार की घटना मैंने गलती से बेंगलुरु की कही थी, लेकिन यह है हैदराबाद की, जो हमने अभी आपको दिखाया। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को क्या इस बात की जानकारी थी कि कोरोना वायरस दुनिया को तबाह कर देगा। बन रही हमारे साथ।